मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें, ये गलत बात है। तो इसी के साथ मैं विजय साख स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैलकुलस विद बीके में। तो मेरे भाई, जैसा कि हम लोग इस चैनल पर ये नया चैनल क्रिएट किया गया था, स्पेशली अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो कि 9 मार्च को क्लास 12th का पेपर होने वाला है। तो काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इन चैप्टर्स में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो जो जिन बच्चों को जिसमें समस्या हो रही थी, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, बाकी करते रहेंगे 9 मार्च तक। जैसा कि हम लोगों ने पहला टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, कि सर ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कैसे निकालते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है ना, तो सबसे पहले जाके वीडियो देखो चैनल पर, ठीक है भाई। और दूसरा हम लोगों ने वीडियो जो बनाया था लेक्चर, वो था भैया वन शॉट में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी विद ऑल कॉन्सेप्ट, वो भी कवर कर लिया था। और आज का लेक्चर इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो रहा है क्योंकि आज हम लोग वेक्टर 3D से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं खत्म करेंगे विद 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए सभी बच्चे, और इस चैनल की लिंक जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वहां शेयर करो। मैक्सिमम जो भी मतलब बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है, एक्चुअल में तुम्हें लगता है जिन्हें रिक्वायरमेंट है, तो वहां तक इस चैनल को फॉरवर्ड करो भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का हमें निकालना है। तो देखो, शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन की, जैसे जब भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले लिखा करो गिवन दैट, जिसमें ये हमें दिया गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो वेक्टर है, वो ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। और इसके बाद हमें दिया गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, ये दिया गया ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे भाई दे रखा है 12, ठीक है। ये हमें दिया गया 12। अब एक चीज ध्यान देना पहले से भैया, हमें ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, तो ये सभी को अच्छे से पता होगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बता दो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो। शुरुआत छोटे क्वेश्चन से ही करेंगे, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो। अब देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर में दे रखा है, वैल्यू यहां पर केवल सब्स्टिट्यूट करो, देखना भाई, ये हो जाएगा यहाँ पर 2, और मैग्नीट्यूड और इसका कर देंगे मैं होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू चल रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और यहां लिख दो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन का यूज कर लिया भाई। तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 3 से ये जाएगा 4 टाइम्स। तो भाई मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है ना। और हमसे केवल इन दोनों का मैग्नीट्यूड ही पूछा था। ये जो मैग्नीट्यूड निकला है भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको जैसे ही हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो होगा, वो ट्वाइस मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि ये रहेगा 4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर मेरे भाई आ चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो 2 के इक्वल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो मेरे भाई 4 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों ही इस क्वेश्चन के रिक्वायर्ड आंसर है। सॉल्यूशन करने का तरीका समझ गए ना। मतलब देखो, सबसे पहले जब भी बोर्ड का पेपर मिलेगा, तो पोलाइटली वे उसको देखो, मतलब थोड़ा सा तसल्लीम देखो, एकदम होपलेस नहीं होना कि पेपर पेपर, इतना होपलेस नहीं होना है। बढ़िया तरीके से देखो, पेपर बढ़िया जाएगा, ये समझ लो, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, गलती से यहाँ पर फर्स्ट पड़ा हुआ है, तो इसको चलो मैं करेक्ट कर देता हूं। ये सेकंड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। देखो, सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमसे इन्होंने ये बोला है भाई, क्या कहा क्वेश्चन में, कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर निकालो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। कुछ याद आ रहा है कि ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इस पर भी परपेंडिकुलर, दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में एन वेक्टर के बारे में, क्योंकि एन कैप क्या होता है, एन कैप क्या होता है भाई, कि एक यूनिट वेक्टर होता है जो दिए गए वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास एन कैप का फॉर्मूला क्या होता है, कि एन कैप इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। और वो भी यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस में, ये फॉर्मूला होता है इसका एन कैप का। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो हम सबसे पहले भाई ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा।
तो देखो भाई ए कैप यानी ये लिख दो आई, ये हो जाएगा जे और ये हो जाएगा के। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, देन ये हो जाएगा 2 -1 और 2। ठीक है, ये तो छोटी बात भाई, ये तो सभी बच्चों को आनी चाहिए। जब हम यहाँ पर अब ये डिटर्मिनेंट बन गया है तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, यानी ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आई कैप। देखना भाई आई को छोड़ो, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का प्रोसेस आई को छोड़ो, तो ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 3 2 जा 6 होता है, और माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, माइनस का करो जे कैप, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का के, तो के रहेगा -4 -6, -4 -6। ये तो करना पड़ेगा भाई, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है सभी को। तो ए क्रॉस बी जो होगा हमारा, ये बनेगा 7 आई कैप और माइनस के हो जाएगा 6 जे कैप और माइनस का 10 के कैप भाई। ठीक है, माइनस का ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड और अगर निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा भाई, 49 36 प्लस के 100। मैग्नीट्यूड यही तो होता है, इन सबका स्क्वायर करके लिखना होता है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36 और 10 का 100 हो गया। तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है भाई, ये बनेगी देखो, यानी कि ये बनेगा हमारे पास 0 6 और 9 यानी कि 15 कैरी 1 हो गई, यानी कि 1 यहाँ ऐड करो ये 4 बना देगा, 4 और 4 भाई 8 होता है, और 8 और यहाँ कितना बचा, केवल 185। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 185 आ गया। तो देन जो हमसे पूछा गया एन कैप, तो एन कैप हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7 आई कैप माइनस के 6 जे कैप माइनस के 10 के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नी √185। बस बोर्ड एग्जाम में इतना छोड़ाओ, बोर्ड एग्जाम में इतना छोड़ के आ जाओ, यही आपका आंसर होगा भाई, इतना छोड़कर आ जाओ। ठीक है ना, ये आंसर रहेगा। जो हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा वेक्टर निकालो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। जब भी ऐसा बोला जाता है कि दोनों पर परपेंडिकुलर हो, देन हम लोग किसकी बात कर रहे होते हैं, एन कैप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखो। जैसे ये नहीं, ये तो चलो मतलब कि आसान क्वेश्चन था, ये तो सभी बच्चों ने समझ भी लिया होगा कैसे किया क्वेश्चन। कभी कभार क्या होता है, आगे मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस, जैसे मान लो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों एक वेक्टर, मतलब ये जो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये दोनों जो है वो इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हैं। वो तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जब भी तुमसे ये बोले कि ये वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो समझ जाइएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, एन कैप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई एक ऐसा वेक्टर जो दो गिवन वेक्टर पर अगर परपेंडिकुलर हो, देन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एन कैप के बारे में। ये हमेशा दिमाग में रखो। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी हर एक क्वेश्चन को भाई बोर्ड एग्जाम में जब जाओ बैठो तो जरूर मतलब इस वीडियो को देखो, क्योंकि इससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट कवर है। चलो इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया देखो। अब ये क्वेश्चन है, ये 3D का क्वेश्चन है भाई, और 3D का अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि काफी बच्चों को पता नहीं होगा कि 3D चैप्टर का लेवल क्या होता है भाई। 3D चैप्टर का फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब जिस लाइन के बारे में हमसे बोला गया है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है और इस लाइन के परपेंडिकुलर भी है भाई। ठीक है ना, आई थिंक चीजें क्लियर हो रही होंगी सभी को। ठीक है ना, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, और किस पॉइंट से पास हो रही है, 1,1,1 इससे पास हो रही है। और एडिशनल टास्क ये दे रखा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, और इन दोनों लाइंस के बीच का हमें एंगल भी निकालना है। ये केवल क्वेश्चन हमसे बोला गया। ठीक है, एंगल निकालना तो चलो आसान है। फिलहाल अभी क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है हमारे पास, और ये एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर, ये रफली डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है भाई, इसको डायरेक्टली मेजर मत कर लेना। एंड ये वाली जो लाइन है मेरे भाई वो पास किससे हो रही है, 1,1,1 इससे पास हो रही है। और इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है कि x प्लस के 2 बाई 1, और ये हमें दिया गया y -3, ये दे रखा है 2, और ये हो जाएगा z प्लस के 1 डिवाइडेड बाई हो गया 4। और ये वाली लाइन हमें क्या दे रखी है, x -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा y -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड z -3 डिवाइडेड बाई 4। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, देखो भाई एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, अगर कोई एक लाइन दो लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो भाई अगर मुझे ये निकालना है पैरेलल वेक्टर, तो जो पैरेलल वेक्टर जो इस लाइन का जो पी का जो पैरेलल वेक्टर बनेगा,
जैसे सपोज करो अगर मैं बी मान लेता हूं पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना, बी मान लेता हूं और ये हमारे पास लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, तो भाई इसका इस लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर B1 होगा और L2 का पैरेलल वेक्टर भाई B2 होगा। इतना तो समझ पा रहे हो ना। तो ये जो बी वेक्टर जो होगा मेरे भाई, वो B1 क्रॉस B2 के बराबर होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, जो पैरेलल वेक्टर जो बी वेक्टर होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब जैसे भाई अगर मैं यहाँ से B1 निकालूं, देखना भाई अगर मैं यहाँ से B1 निकालूं तो B1 क्या रहेगा, B1 रहेगा 1 आई कैप, ठीक है ना। यहाँ से देख लिखो 1 2 4, तो लिख दो यहाँ पर 1 2 और ये लिख दोगे यहाँ पर 4। एंड B2 वेक्टर क्या निकलेगा, B2 वेक्टर की बात अगर मैं करूं 3 4, वो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, ठीक है, 2 3 एंड 4। देखो ये चलो मैंने कर तो लिया है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमेशा कार्टेशियन फॉर्म याद रखना कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए होता है, y माइनस वाई वन अपॉन बी होता है, z माइनस जेड वन अपॉन सी होता है। तो क्या फॉर्मेशन सही लिखी हुई है। कभी कभार क्या होता है x पीछे कर देते हैं, 2 आगे कर देते हैं, और बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में तब भी नीचे का लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको बनाना पड़ेगा उस फॉर्म में, उसके बाद हम ये नीचे वाले मतलब कंपोनेंट कंपोनेंट लिखेंगे, समझ गए ना। B1 आ गया हमारे पास। अब देखना सभी, अब मुझसे बोला गया था कि जो बी वेक्टर होगा वो B1 क्रॉस B2 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से बी वेक्टर इज इक्वल टू अगर मैं निकालना चाहूं तो ये रहेगा I, ये रहेगा J और ये रहेगा K। तो भाई ये वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये रहेगा 1 2 एंड 4, ये रहेगा 2 3 एंड 4। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं कर लेते भाई प्रोडक्ट इसका। आई कैप क्या रहने वाला, आई कैप 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 8 माइनस के 12 माइनस का जे कैप करो, तो ये रहेगा 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 माइनस 8 करो प्लस का के कैप करो भाई यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ से क्लियर हो रहा ना। अब यहाँ जब के कैप जब तुम करोगे के कैप तो क्या बनने वाला के कैप से, यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कर दो भाई। ठीक है भाई, के कैप क्या निकलेगा, 3 1 जा 3 और 2 माइनस 4 करो। तो वैल्यू क्या होने वाली है, सभी वाले ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या होने वाली है अब यहाँ पर। जैसे इतना जब हमने कर लिया तो हमारे पास बी वेक्टर जो है, बी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 में से 12 माइनस करो, 8 माइनस 12 क्या बचेगा, माइनस का 4, क्या बचेगा माइनस के 4 आई कैप आ जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा भाई, 4 माइनस 8 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस ये रहेगा भाई माइनस माइनस प्लस का 4। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना हमें, एंड 3 में से 4 को माइनस करो, ये बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का भाई के कैप आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर, क्लियर है ना। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, रिक्वायर्ड यहां लिखोगे अब, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, देखना सभी अब, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी। तो x माइनस एक्स वन देखो हमें पॉइंट दिया गया था, तो मैं ऐसा ध्यान हो क्वेश्चन में ये पॉइंट हमें दे रखा 1 1 1, ठीक है, तो ये 1 1 1 पॉइंट है और a की वैल्यू है -4 एंड बाई वन भी है 1 है और b की वैल्यू भी है 1 एंड z माइनस ये क्या रहेगा भाई, ये भी 1 है और ये वैल्यू 1 क्यों है, ये वैल्यू 4 है ना। ए फिर बी हमें कितना दिया गया 4 एंड सी हमारे पास कितना माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन होगी भाई, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्वेश्चन हमसे बोला गया था। और एडिशनल पार्ट क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एडिशनल पार्ट ये बोला है कि हमें क्या करना है, सभी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें करना क्या, हमें इसमें एंगल और पूछा है भाई। इतना तो भाई ये पार्ट तो मैंने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन तक तो हम लोग पहुंच गए। एडिशनल टास्क है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन लाइंस, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल क्या होगा। तो यहां से ही निकलेगा भाई, इन्हीं दोनों से निकलेगा 1 2 4 और 2 3 4। ठीक है, तो एंगल क्या निकलेगा, लिखोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, ये रहेगा A2 का स्क्वायर, ये रहेगा B2 का स्क्वायर, फिर रहेगा ये C2 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2, तो A1 A2 कितना है
भाई ये A1 है, ये A1 है और ये A2 है, तो 1 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिख दो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस, फिर आगे पीछे पहुंचो, फिर ये हो जाएगा 2 और ये रहेगा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करो, तो यहाँ तुम्हें करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, लास्ट क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा 4 और ये भी रहेगा 4, ये भी रहेगा 4 और ये, तो ये रहेगा 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम निकालो इसको, 1 प्लस के 4 प्लस के 16, और यहाँ क्या निकलेगा ये 4 प्लस के 9 प्लस के 16। तो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा बराबर क्या निकलेगा, ये रहेगा 2, ये रहेगा 6, ये रहेगा 16, डिवाइडेड बाई ये कितना रहेगा 16 4 20 यानी कि 21, और ये क्या रहने वाला है, ये रहेगा यहाँ पर कितना भाई 16 और 9 कितना होता है, 16 एंड 9 25, 25 4 29, ये रहेगा 29। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई cos थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू रहेगी यहाँ पर 16 और 6 22 यानी कि 24 रहने वाला है, और इनका आपस में कर दो मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 29। ठीक है ना। तो फाइनली जो आंसर हमारा मिलेगा वो आंसर क्या होने वाला है, जो आंसर यहाँ इसको सॉल्व करने पर मिलेगा वो आंसर ये होगा कि cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 24 एंड 21 मल्टीप्लाई 29। तो भाई 29 में 21 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आसान होता है यहाँ पर, तो कर दो, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 10 और ये आएगा 609, यही है ना 609। हाँ तो यही रहने वाला भाई 609। ठीक है भाई, 29 और ये रहेगा 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 1 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 609। सो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 डिवाइडेड बाई 609। तो अगर मैं यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकालना चाहे यहाँ से, तो cos इनवर्स 24 बाई अंडर रूट 609 ये रहेगा। ठीक है, फिलहाल देखो क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस मत करो, मतलब फोकस करने का मतलब होता है सॉल्यूशन पर ज्यादा फोकस हमें नहीं करना होता है, हमें केवल करना होता है क्वेश्चन पर, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में बनेगा तो सॉल्यूशन करने का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, हमें इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होता है, तो बस वही केवल देख लो और ये देखा करो कि क्वेश्चन में गलतियां देखो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां अगर होंगी तो समस्याएं होंगी फिर, तो इसलिए गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से 1 फिर 4 फिर 16 फिर 2 9 और 16 इनको ऐड कर दिया, क्योंकि जो भी फॉर्मेशन थी यहाँ पर बन चुकी, सिंपल है ना। बताओ, क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है ना। हाँ ये प्लस का साइन है यहाँ पर, ये वाला प्लस का साइन है, क्योंकि 16 और 6 22 तो और 24 ही बनेगा। चलो भाई, उम्मीद करते हैं कि चीजें यहां तक सभी बच्चों को समझ में आई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला देखो, ये सभी ध्यान देना, ये क्वेश्चन 110% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरीके का, इसलिए भाई इन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। अब इसके बाद क्वेश्चन बनेगा ये वाला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब मुझे इन दोनों लाइन के बीच का सिर्फ और सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल निकालना है दोनों के बीच में, वो सॉरी एंगल नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कोई बात नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पहले तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दे रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट करोगे A2 माइनस A1 के साथ, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये इतना देखो, ये आसान फॉर्मूला होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमें यूज कैसे करना है देखना, ये लाइन तो समझ में आ रही होगी सभी को। जैसे A1 इक्वल अगर मैं निकालना चाहूँ A1, तो A1 मेरे भाई आएगा 3i कैप प्लस के 5j कैप और प्लस का रहेगा 7k कैप, और अगर मैं यहाँ से B1 वेक्टर निकालना चाहूँ तो ये रहेगा i कैप माइनस के 2j कैप और प्लस का रहेगा यहाँ पर k कैप, और यहाँ से अगर मैं A2 वेक्टर निकालना चाहूँ तो ये रहेगा i कैप। क्यों, देखो भाई यहाँ अगर माइनस से फॉर्मेशन याद है ना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई a और y माइनस y1 बाई v एंड z माइनस z1 बाई c, ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये माइनस का कोऑर्डिनेट होगा, फिर तो माइनस का i कैप, माइनस का कंपोनेंट है ये, और ये हो जाएगा माइनस का j कैप और माइनस का k कैप, ये रहेगा। और B2 वेक्टर क्या रहने वाला, B2 वेक्टर ये रहेगा 7i कैप माइनस के 6j कैप और प्लस का रहेगा k कैप। तो जिन एलिमेंट्स जिन वेक्टर की हमें जरूरत थी वो हमने सभी वेक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब आगे का कैलकुलेशन देखना, पहले मैं निकाल लेता हूं B1 क्रॉस B2, मैं पता कर लेता हूं कि B1 क्रॉस B2 क्या रहने वाला है, आई जे और के। तो B1 के एलिमेंट क्या दे रखे, 1 2 और 1, 1 2 1 माइनस 2 एंड 1, और ये क्या दिया गया
7 माइनस 6, 7 माइनस 6 और 1, ठीक है ना। एक बार चेक और कर लो, 1 माइनस 2 और 1, 1 माइनस 2 और 1, 7 माइनस 6 और 1, 7 माइनस 6 और 1, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। देखना भाई, ये रहेगा आई कैप, माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का जी कैप, ये 1 और माइनस 7, 1 माइनस 7, ये रहेगा प्लस का के कैप, प्लस का के कैप माइनस 6 और प्लस के 14 रहेगा। सो B1 क्रॉस B2 जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा 4 आई कैप, ये बनेगा प्लस के 6 जे कैप एंड 14 में से 6 को माइनस करो भाई, 8 बचेगा, तो प्लस का 8 के कैप, प्लस का 8 के कैप, ये रहेगा B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 हमने निकाल लिया है कि B1 क्रॉस B2 कितना निकला है, 4, 6 और 8। तो B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आई है 4, 6, ठीक है, 4, 6 और 8, ये है ना। देख लो सभी अच्छे से, 4, 6 एंड 8। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो भाई, कि मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा इसका, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर 16, ये 36 और ये रहेगा 64। देखो 64 में 36 ऐड करो तो 6 और 4 10 70, यानी कि 100 हो गया, 100 ऑफ 16, ये बनेगा भाई 116, ये वैल्यू रहने वाली है 116, ठीक है भाई। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगी सर 116 को अगर मैं कुछ लिख सकते तो क्या लिख सकते भाई, तो देखो 100, जैसे कभी भी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मत किया करो, तो तुम क्या करो, जैसे ऊपर से 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। देखना यहाँ बचेगा 9, क्यों 4 9 जा 36 होता है, और यहाँ बचेगा 4 1 जा 4 और 4 6 जा, और ये 4 बाहर निकाल दो, ये 2 की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, तो 16 प्लस 4 यानी कि ये 29 आएगा भाई अंदर, 29, ये B1 क्रॉस B2। एंड अब मुझे निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो मैं देख लेता हूं A2 माइनस A1 कैसे निकालेंगे। ये A2 वेक्टर है, ये पूरा A2 है, I J और K, माइनस का ये I J और K, माइनस का ये भाई, ठीक है, I J और K, माइनस I माइनस J माइनस K, इसमें से माइनस कर दो A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर क्या दिया गया, 3 5 और 7, तीनों ही प्लस के हैं, तीनों ही प्लस के हैं, 3 5 एंड 7, 3 5 एंड 7, तो माइनस करो इसको, तो वैल्यू आई यहाँ पर माइनस के 4 आई कैप, ठीक है ना भाई, माइनस के 6 जे कैप एंड माइनस का 8 के कैप, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का A2, ये क्या था B1 क्रॉस B2 माइनस और डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस का A1, ये फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। देख लो भाई इस तरीके से, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो बनेगा B1 क्रॉस B2 हमारे पास आ चुका है, B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू है 4 आई कैप प्लस के 6 जे कैप प्लस के 8 के कैप, एंड A2 माइनस A1 कितना दिया गया, A2 माइनस A1 माइनस के 4 आई कैप, मेरे हिसाब से सेम ही चल रहा है ना सब, -4 -6 माइनस के 6 जे कैप एंड माइनस के 8 के कैप, ये वैल्यू आ गई है, डिवाइडेड बाई हमारे पास चल रहा है यहाँ पर 2√29, और अगर मैं यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा माइनस के 16, ये बनेगा माइनस के 36, ठीक है, और ये क्या बनेगा यहाँ से माइनस के 64 डिवाइडेड बाई 2√29, तो देखा जाए अगर मेरे हिसाब से सेम ही है, पूरा पूरा ही सेम है, तो लो 16 36, तो मेरे हिसाब से क्या बनने वाला है, ये ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं अगर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ये समझ लीजिएगा सभी सभी लोग, जैसे ये रहेगा, अभी चल रहा था माइनस के 16 माइनस के 30 और माइनस का 64 डिवाइडेड बाई, अगर मैं 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों इस दो को अगर मैं अंत ले जाऊं, मैं दोबारा करूंगा बार इसको, पहले इसको ले जाओ, तो 9 4 जा होता 36, अरे भाई क्या बनने वाला है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बनेगा 16, 116 बनेगा ना, 116 बनेगा, 116, और ऊपर भी सेम ही बनने वाला है, क्यों मॉडल से ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऊपर भी 116 ही बनेगा, तो इससे तुम 116 बार ही खत्म कर दोगे अंडर रूट टाइम्स, और इसको मेरे भाई क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट, क्या लिखा था मैंने 2√29, और ये रहेगा यूनिट्स, 2√29 यूनिट्स, ठीक है ना। ये देखो सिंपल कैलकुलेशन रहेगा पूरा, देख लो एक बार इसको सभी अच्छे से,
ये रहेगा सिंपल कैलकुलेशन पूरा, ठीक है। कैलकुलेशन में तो कोई किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है। क्लास 12th के स्टूडेंट को तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में तो गलतियां मत होने देना, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गलतियां होंगी तो समस्या वाली बात है फिर। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, पहले थोड़ा समझ लो इस वाले क्वेश्चन को। वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी लाई अलोंग द लाइन, मतलब समझ रहे। जैसे अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते, जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मैंने एक यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया है जिसमें ये वाला पॉइंट इसका ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी, और ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। कौन सी लाइन है यहाँ पर, एक्स प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई माइनस के 1 अपॉन 1 एंड जेड माइनस के 0 अपॉन 4, ठीक है। एंड इसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें कितना दिया गया, 1 माइनस 1 एंड 2। इसके बाद इन्होंने बोला द लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ लेंथ, और इस बीसी की लेंथ और दे रखी, इस बीसी की लेंथ हमें दे रखी है 5 यूनिट्स। तो बस हमसे पूछा गया भाई इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने डी मान लिया, ठीक है भाई। तो भाई जब भी हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, एरिया अगर निकालना हो तो बेसिक फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल है ना। तो बेस तो चलो हमारे पास है, लेकिन हमें मेहनत करनी है हाइट के लिए। किसके लिए मेहनत करनी है, हाइट के लिए मेहनत करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, ये तो पता है ना सभी को। अगर हम इस डी के कोऑर्डिनेट अगर हम इस डी के कोऑर्डिनेट ए बी और सी मान लेते हैं, तो मेरे भाई एक बात मुझे बताओ, जैसे ये वाली लाइन है एक्स प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2, इसके बाद y माइनस के 1 डिवाइडेड बाई 1, ये दिया गया z माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू लेमडा होता है। तो x बराबर क्या आएगा, 2 लेमडा माइनस का 2, एंड y बराबर क्या आएगा, लेमडा प्लस के 1, एंड z बराबर क्या आएगा यहाँ पर 4 लेमडा, ठीक है। हर एक एलिमेंट को लेमडा के बराबर कर दिया था और यहाँ से लेमडा की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही तो है भाई। ये जो एडी है वो बीसी पर परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं यहाँ से डी आर्स ऑफ ए डी अगर निकालें भाई, तो क्या होता है, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू मेरे पास है क्या, 2 लेमडा माइनस के 2, और माइनस कर दो ऊपर 1, ठीक है। एंड फिर ये रहेगा लेमडा प्लस के 1, माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, एंड 4 लेमडा, और ये बनेगा माइनस का 2 बना देगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 लेमडा माइनस के 3, ये रहेगा लेमडा प्लस के 2, एंड ये रहेगा 4 लेमडा माइनस का 2। ये मेरे पास डी आर्स निकल आए। अब इतना तो सभी को अच्छे से पता होगा कि जब एडी परपेंडिकुलर अगर बीसी है, तो इनके इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होगा। मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0, ठीक है। अब A1 हमारे पास कितना है, 2 1 एंड 4, ये डीआर ऑफ लाइन क्या दे रखे, 2 1 और 4। तो 2 का प्रोडक्ट हम करेंगे 2 लेमडा माइनस 3 के साथ, प्लस 1 का प्रोडक्ट हम करेंगे लेमडा प्लस 2 के साथ, प्लस 4 का प्रोडक्ट हम करेंगे 4 लेमडा माइनस 2 के साथ, इज इक्वल टू कर दो 0। तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, ये वैल्यू बनेगी यहाँ पर 4 लेमडा माइनस का 6, ये बनेगा लेमडा प्लस के 2, ये बनेगा 16 लेमडा माइनस 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, लेमडा की वैल्यू चाहिए। तो देखना सभी, अब 4 लेमडा प्लस लेमडा 5 लेमडा, 5 और 16 कितना होता है, ये हो जाएगा 21 लेमडा, 21 लेमडा, ठीक है। 21 लेमडा हो गया ये। अब देखो माइनस का 8 और -6 क्या हो गया भाई, -8 और -6 कितना बनेगा भाई, बताओ, -14, -14 और प्लस का 2, तो क्या बनेगा, -12, क्या बनेगा ये, -12। एक बार दोबारा से करके देख लो, देखो ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2, -4, -4 और -8, -12। तो 21 लेमडा बराबर 12 बनेगा। सो लेमडा बराबर 12 बाई 21, यानी कि 3 4 जा 3 7 जा 21। सो लेमडा की वैल्यू मेरे भाई आ गई है 4/7। तो लेमडा की वैल्यू जब 4/7 आई है, लेमडा की वैल्यू जब 4/7 आई है, तो हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेट्स, ध्यान देना सभी। अब यहाँ से हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है ना, ऑफ पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट डी, और डी के कोऑर्डिनेट थे ए बी और सी, और जिसमें ए किसके इक्वल है, ए किसके बराबर है, 2λ-3, सॉरी 2λ नहीं, ये ए बी सी के कोऑर्डिनेट तो ये है ना, 2λ-2 और λ+1, नहीं यहाँ तुम लिख दो 2λ-2 और λ+1, एंड इसके बाद क्या दिया गया, एंड 4λ, क्या दिया गया यहाँ पर, एंड 4λ, एंड दिया गया 4λ, और लैम्डा की वैल्यू भाई आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 4/7, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आई भाई 4/7, -2 करो, 4/7 प्लस का 1 करो, और 4 × 4/7 करो, तो डी बराबर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8/7 माइनस का 2 करो, और ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 प्लस के 7/7 करो, एंड 16/7 करो, तो ये जो डी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर, 8 माइनस के 14/7 करो, एंड 7 4 11/7 करो, एंड 16/7 करो, तो डी जो हमारा बनेगा 14 माइनस 8 करो, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बताओ भाई, माइनस का 6, माइनस का 6/7, 11/7, ठीक है ना, हाँ 11/7, ठीक है, अब इसके बाद क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसके बाद वैल्यू आएगी 16/7, इसके बाद वैल्यू आएगी 16/7। बता भाई यहां तक किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और समझा दे रहा हूं सभी को, कि मतलब जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ था, मैं पीछे चल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, और हमने डी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं -6/7, 11/7 और 16/7, ठीक है ना, मुझे डिस्टेंस केवल एडी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एडी चाहिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कंफ्यूज केवल मत होना, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा, एडी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 -6/7 -1 का स्क्वायर करो, प्लस 11/7 प्लस 1 का स्क्वायर करो, एंड प्लस 16/7 -2 का स्क्वायर करो, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी यहाँ पर दो, माइनस का 7, -7 और 6 कितना रहेगा, -13, -13/7 का स्क्वायर करो, एंड प्लस 18/7 का स्क्वायर करो, एंड देखो 7 7 2 जा 14, माइनस के 14 है ना, 14 है तो 2/7 बचेगा, फिर 14 है तो 2/7 बचेगा, क्लियर है भाई, यहां से देखना सभी, अब ये बचेगा 169/49, ये रहेगा यहाँ पर 324, 324, ठीक है भाई, 324 ही रहेगा ना भाई, 49 करो, प्लस ये रहेगा 4/49 करो, ऐड करो इन सभी को, तो ये रहेगा 4 4 8, 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 17, कैरी कितनी आ गई 1, तो 1 जब लिखोगे यहाँ पर तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, ये रहेगा 3 और 1 4, 497/7 करो, ये स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा, 497, 497, तो 497 के फैक्टर होंगे, 497 के फैक्टर होंगे, एक बार करके देख लेते हैं भाई, और 4 कितना होता है, 13 होता है, 13 और 7 20 हो गया, कैंसिल आउट किससे हो रहा है, 7 से ही कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से ही सीधा सीधा जा रहा है, 497 के फैक्टर क्या बनेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और कुछ जाएगा, देखो मेरे हिसाब से अब तो नहीं जाने वाला है, चलो कोई बात नहीं, इसको इतना ही छोड़ दो अभी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर, एडी की लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ एडी हमने निकाल लिया, अब तुमसे पूछा गया क्वेश्चन में, एडी की लेंथ निकालने के बाद तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, केवल एरिया हमसे बोला गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमें बता दो, एबीसी का एरिया क्या होगा, तो तुम लिख दोगे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और तुम्हें तो पता ही है कि बेस हमें दिया गया था 5 यूनिट, और ये कितना निकला यहाँ से, बेस 5 यूनिट निकला, और ये कितना निकला है, √497 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है ना, बेस इंटू हाइट हमने कर दिया यहाँ से, ये हाइट हमने निकाल दी है, तो फिलहाल अभी अभी के लिए आंसर ये रहने वाला है 5/497 डिवाइडेड बाई, ये रहेगा 7 2 जा 14, और ये मेरे भाई रहेगा यूनिट स्क्वायर, बहुत अच्छे से इसको समझ लो, एक ही क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, और क्वेश्चन पूरा सॉल्व हमने कैसे किया वो केवल समझ लो, ठीक है,
पूरे क्वेश्चन को केवल थोड़ा सा सीखना है बस, कि ये वाली जो लाइन है इस पर बीसी बेस लाई कर रहा है। तो हमारा काम था कि हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें, और डी के कोऑर्डिनेट हमने कैसे निकाले कि इस वाली लाइन को लेमडा के बराबर कर दिया, तो ये जो वैल्यूज आई हैं एक्स वाई जेड, यही तो इस डी के कोऑर्डिनेट होंगे ना। फिर हमने निकाल दिया डी आर ऑफ हमने क्या निकाला, डी आर ऑफ एडी। तो एडी के थ्रू मैंने डी आर बना लिए इसके। तो डी आर जो भी आए, अब हमें पता है कि एडी बीसी से परपेंडिकुलर है। तो डी आर ऑफ ए बी, डी आर ऑफ एडी एंड डी आर ऑफ बीसी, दोनों का जो हमने प्रोडक्ट किया, देखो यहाँ पर दोनों का जो हमने यहाँ प्रोडक्ट किया है, इस ये जीरो के बराबर कर दिया, यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल गई। उस लेमडा की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, उस लेमडा की वैल्यू को हमने भाई यहाँ पर रख दिया इस जगह पर, ठीक है ना। तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए। जब हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गए भाई, जब हमने ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं, अब हमें जब एरिया निकालना है तो एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो ये बेस और ये हाइट, वो सॉरी ये हाइट है ना, तो एडी का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने डिस्टेंस पता कर लिया। जब हमें ये डिस्टेंस मिल गई, देन आफ्टर ऑल अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 1/2 बेस हमें दे रखा था 5 यूनिट, ये 5 यूनिट हमें दे रखा था, ये हाइट हमने निकाल ली। तो हमने लास्ट में हमने केवल क्या किया, 1/2 बेस इंटू हाइट, सिंपल एरिया निकाला है हमसे। और एरिया ही हमसे पूछा गया था, ठीक है, एरिया ही हमसे पूछा गया था। क्लियर है ना सभी को। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 वाला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं, क्या दिया गया क्वेश्चन 6। इन्होंने बोला हमसे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। जो कहानी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाई थी कि मुझे वो वेक्टर निकालना है जो वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी जो वेक्टर है, इन पर वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे देखना है इधर सभी। अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हमें कोई ऐसा वेक्टर निकालना हो जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब हम एन कैप के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि मैग्नीट्यूड और 5 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखना, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें, तो हमने लिखा ए प्लस बी, हमने लिखा ए प्लस बी, तो ए वेक्टर हमारे पास दिया गया आई कैप प्लस के जे कैप एंड प्लस का के कैप, ये दिया गया आई कैप प्लस के 2 जे कैप एंड प्लस के दिया गया 3 के कैप। इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, ये हो गया 2 आई कैप, ये हो गया 3 जे कैप एंड ये हो गया 4 के कैप, ठीक है भाई। और इसको मैंने पी वेक्टर के बराबर मान लिया। सो पी वेक्टर हमारे पास आ गया है। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये पी वेक्टर के बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने अब निकाला ए माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना दिया गया, आई कैप प्लस के जे कैप प्लस का के कैप, माइनस करो बी वेक्टर, ये रहेगा आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के रहेगा यहाँ पर 3 के कैप। तो मेरे भाई ए माइनस बी जो वेक्टर है, इसको हमने क्यू वेक्टर के बराबर मान लिया। तो ये देखो 1 में से बन जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया, ये रहेगा माइनस के जे कैप, ये रहेगा माइनस के 2 के कैप कर दो, तो ये वैल्यू रहेगी ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है जो वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी कि एन कैप के बारे में। तो एन कैप से पहले मेरे भाई हम पी क्रॉस क्यू का क्यू भी तो निकालना पड़ेगा ना, पी क्रॉस क्यू। तो आई जे एंड के, आई हमें क्या दिया गया, पी का 2 3 4, 2 3 एंड 4, ये दिया गया 0, ये दिया गया -1 एंड -2। कैलकुलेशन करो इसके लिए, पी क्रॉस क्यू अगर मुझे निकालना है, तो आई कैप इज इक्वल टू, ये रहेगा -6, ये रहेगा प्लस का 4, माइनस के जे कैप करो, ये रहेगा माइनस का 4, ठीक है, वो तो 0 हो गया, प्लस का के कैप करो -2, और ये भी 0 रहेगा भाई, ठीक है, ये भी 0 रहेगा। एक बार जे कैप को भी देख लो भाई, जे कैप को -4 और वो 0, सही है भाई। तो P क्रॉस Q जब मैं निकालूंगा यहां से, तो ये रहने वाला माइनस के 2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप, यही है ना। देख लो सभी अच्छे से, -2 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 2 के कैप। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं, तो 4 प्लस के 16 प्लस के 4, तो 4 यानी कि 16 और 4 20 और 24 हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 24 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 24 सिंपल है ना। 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 6। चलो ये बाद में लिख देंगे। पूछा क्या हमसे इन्होंने, हमसे इन्होंने पूछा है कि एक ऐसा वेक्टर हमें निकालना है, कैसा वेक्टर निकालना है हमसे, क्या बोला गया क्वेश्चन में, जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि हम एन कैप के बारे में बात करने वाले भाई। तो ये हो जाएगा पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू, सिंपल है ना। पी क्रॉस क्यू, ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू,
तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, पी क्रॉस क्यू कितना निकला है, पी क्रॉस क्यू हमने कितना निकाला है, ये निकला है यहाँ पर कितना, 2 4 और -2, ये रहेगा यहाँ पर माइनस का 2, क्या रहने वाला है यहाँ पर, -2 आई कैप 4 जे कैप एंड माइनस के 2 के कैप और स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक है ना। तो इसके बाद तुम लिखोगे यहाँ से रिक्वायर्ड वेक्टर, भाई ध्यान देना सभी, अब रिक्वायर्ड वेक्टर के बारे में बात कर ले रहा हूँ, वो रिक्वायर्ड वेक्टर सी होगा और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5। तो हमने क्या किया, केवल देखो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। तो हमने क्या किया, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो जिसमें जितने का मल्टीप्लाई करोगे उतना वेक्टर बनेगा, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो और मुझे चाहिए सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर बराबर एन, 5 और एन कैप क्या दे रखा है, एन कैप ये दिया गया -2 आई कैप, प्लस का दिया गया यहाँ पर 4 जे कैप, ठीक है ना, और प्लस क्या दिया गया है, -2 के कैप। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 4 यानी कि 2√6 लिख सकता हूँ। अगर मैं 2 से ऊपर डिवाइड कर दूं तो वैल्यू आएगी माइनस का आई कैप प्लस के 2 जे कैप एंड माइनस का के कैप डिवाइडेड बाई में आ गया √6। तो सी वेक्टर अगर मैं निकालूंगा माइनस के 5/√6 आई कैप प्लस के ये क्या रहने वाला, 10 जे कैप माइनस के 5/√6 ये रहेगा के कैप। तो ये हमारे पास रहेगा सी वेक्टर, ये क्या रहेगा, सी वेक्टर, ठीक है। और यही मेरे भाई इसका फाइनल आंसर है, यही इसका फाइनल आंसर है, समझ लो पहले दैट, ठीक है। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सभी अच्छे समझ लो। कैसे हमने किया वो चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी सभी को। मतलब मैंने तुम्हें एक चीज केवल समझाई है, जब भी अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे ऐसा वेक्टर निकालना है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब हम एन कैप के बारे में बात कर रहे हैं, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। चलो इसी सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस। क्वेश्चन समझ में आ गया, करवा चुके अभी ऐसा एक क्वेश्चन हम। मैंने क्या बोला कि हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर हो एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से सॉरी 1 2 एंड -4। ये वाली लाइन मान लो एल, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2, और L1 की इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, ये दे रखी है x - 8y3 एंड y प्लस के 19 - 16 एंड z माइनस के 10/7। एंड ये वाली इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, x माइनस के 15/3 इज इक्वल टू y माइनस के 29/8 एंड z माइनस के 5y - 5। सिंपल है ना। तो मैंने तुम्हें ये बताया था सभी को, जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इस एल लाइन का पैरेलल वेक्टर v होगा एंड कॉन्सेप्ट इज v इज इक्वल टू v1 क्रॉस v2। v किसके बराबर होगा, v1 क्रॉस v2 के बराबर होगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर कोई भी ऐसी लाइन जो दो गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर हो तो उस इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा मेरे भाई वो v1 क्रॉस v2 के बराबर होगा। तो v1 क्रॉस v2 के जब बराबर होगा तो अब कहानी यहां पर आती है कि भाई v1 क्रॉस v2 निकाल लेते हैं, v1 क्रॉस v2, ठीक है। देखो मैं बार बार ये चीज तो भाई नहीं बोलने वाला हूं कि b1 क्या होगा b2 क्या होगा, क्योंकि समझदार हो और नहीं समझदार हो तो फिर छोड़ देना, क्वेश्चन सिंपल है भाई। ये वाला वेक्टर हमारा, ये वाला वेक्टर v1 होता है और ये वाला वेक्टर हमारा v2 होता है, सिंपल है ना। तो ये क्या बनेगा यहाँ पर, ये 3 - 16, 3 - 16 7 है, 3 - 16 7, 3 8 और -5, यहाँ लिख दोगे 3 8 एंड -5। निकालो फटाफट से, बी वेक्टर इज इक्वल टू ये रहेगा आई कैप। तो आई कैप क्या रहने वाला है, 16 5 जा 80 होता है, 8 7 जा 56 हो गया, माइनस का जे कैप करो, माइनस का 15 हो गया, ठीक है, माइनस का 15 हो गया, क्योंकि -3 -5 वो सॉरी -5 का मल्टीप्लाई 3 करो -15 और 7 3 जा 21 हो गया, 7 3 जा 21 एंड प्लस के कैप इज इक्वल टू ये रहेगा 24 प्लस 48, ठीक है ना। तो बी वेक्टर की जो वैल्यू रहेगी 10 में से 6 को माइनस करो 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, माइनस करो तो माइनस माइनस पहली बात प्लस हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 और 2 और 1 हो जाएगा 3, ये जे कैप हो गया। एंड अगर हम के कैप के बारे में बात करें, के कैप, तो के कैप कितना बनेगा, ये के कैप बनेगा 8 और 4 होता मेरे भाई 12, 8 + 4 कितना बनेगा 12, कैरी 1, तो 1 यानी कि 5 और 2 बनेगा 7, 7 बनेगा के कैप, ठीक है। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन रहेगा 12, तो ये रहेगा 2 आई कैप प्लस के 3 जे कैप एंड क्या रहेगा यहाँ पर 6,
6 के कैप रहेगा। देख लो भाई एक बार सभी, 12 2 जा 24, 3 जा 36 एंड 6 72। क्योंकि तुम लोगों को याद होगा पैरेलल वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसा कॉमन कंपोनेंट जो कॉमन आ रहा हो, कांस्टेंट कोई ऐसी कोई वैल्यू हो जो कॉमन आ रही हो, तो उसको हम बाहर कर लेंगे। अब ये इसका कोई मतलब नहीं है, अब 12 का अब कोई मतलब नहीं है हमारे लिए, पैरेलल वेक्टर सिर्फ इतना होगा, ये और समझ लेना। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला था कि मतलब काफी बच्चे होते हैं वो पैरेलल वेक्टर में यही पुट कर देंगे, आंसर मैच नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो हम जो वैल्यू जो कॉमन आती होगी वह, तो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होता है, तो इसमें मैंने कॉमन वैल्यू को यहाँ से हटा दिया। अब हमें क्या चाहिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और वो भी ठीक है, लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। अब तुम क्या लिखो भाई, यहां से तुम अब करोगे कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान देना सभी बच्चे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो x माइनस के x1, ठीक है, x माइनस के x1 बाई ए, एंड y माइनस के y माइनस के y1 बाई बी, एंड z माइनस के z1 बाई सी। और जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही थी 1 2 माइनस 4, कौन सा पॉइंट था, पॉइंट था 1 2 एंड माइनस 4, रख दो यहाँ पर। देखो भाई x, यहाँ ध्यान देना सभी बच्चे, ये x माइनस ये 1 रहेगा, और पैरेलल वेक्टर क्या आया, पैरेलल वेक्टर 2 3 6, पैरेलल वेक्टर आया 2 3 6, यहाँ लिख दो 2, ठीक है ना। और ये रहेगा 3, ये रहेगा z प्लस हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 6, ठीक है भाई। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, बिना किसी हेजिटेशन के फटक से ना इस आंसर को लॉक कर दो, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। देख लो सभी, मतलब समझ रहे, इसमें जो सीखने वाला जो पॉइंट था वो ये पॉइंट था, सीखने वाला ये पॉइंट था कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें कॉमन मिल रही है पूरे वेक्टर में से, तो हम उस पूरे वेक्टर में से वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। ये केवल समझो, पूरे में से वेक्टर मतलब पूरी वेक्टर में से जो वैल्यू हमें कॉमन मिलेगी, देन हम क्या करने वाले, वहां से कॉमन वैल्यू को बाहर कर लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होता मुझे केवल। देन फाइनल आंसर में क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर इज x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस z प्लस के 4/6। ठीक है, मजा आ रहा है भाई? तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो हर जगह, जो भी बच्चे 12th में उन तक इस वीडियो को पहुंचा दो, ठीक है। चलो भाई बढ़ते एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन बाय द कार्टेशियन इक्वेशन। जो ये कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे रखी है, मुझसे केवल इतना बोला कि भाई एंगल हमें बता दो। तो अब देखो काफी बच्चों को समस्या हो रही होगी, सर एंगल एकदम कैसे निकाल लेते हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, एंगल निकालने का बहुत आसान तरीका है। ये जो वैल्यू दे रखी नीचे, ठीक है ना, ये वेक्टर हो गया b1 वेक्टर, यानी कि 2i कैप 2j कैप एंड दिया गया ये k कैप। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 5/4, और ये दिया गया यहाँ पर y माइनस 2/1 एंड दिया गया z माइनस 3/8। तो अगर मैं यहाँ से x माइनस 5 बाई, देखो तो यहाँ से जो मैं b2 वेक्टर निकालूंगा, b2 वेक्टर वो क्या निकलेगा, 4 1 और 8, यहाँ लिख दो तुम 4 1 और 8, 4 1 एंड 8, ठीक है ना। ये समझ लो ये b2 वेक्टर हो गया, 4 1 8 4 1 8, और 2 2 1 2 2 1। एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, अगर इन दोनों के बीच में मुझे एंगल निकालना है, सो भाई cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है ना, प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई क्या रहेगा यहाँ पर, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, ये रहेगा यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस के b2 का स्क्वायर प्लस के c2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, तो cos थीटा बराबर क्या बनेगा, a1 ये तो 2 और 4 8 हो जाएगा, एंड ये 2 और 1 ये 2 रहेगा, ठीक है ना। ये 1 और ये 8 रहेगा, डिवाइडेड बाई करो यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और 1 ये बनेगा 9, ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा 9, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 9, मल्टीप्लाई करो। ये देखो भाई 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1 प्लस के 64, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास, वैल्यू आने वाली है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 2 10 यानी कि 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको मैं 3 लिख सकता हूं, और 16 64 में 16 ऐड करो, तो क्या बनेगा यहाँ 70 81, ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 81, अंडर रूट के अंदर बनेगा 81। इससे कितने बार 3 6 18 होता है, और 81 का मतलब होता है 9, 81 का मतलब क्या होता है
81 का मतलब मेरे भाई 9 होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो रहेगी यहाँ पर, अपॉन में तो 9 चल ही रहा है और ऊपर कितना है, 6 बचा ऊपर, तो इसको मैं 3 2 जा 3 3 जा, तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई वो कॉस इनवर्स 2/3। क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 2/3। देख लो सभी अच्छे से, ये कॉस इनवर्स 2/3 इसका फाइनल आंसर रहने वाला है, ठीक है ना। तो एंगल निकालने का ये एक तरीका होता है, जब भी तुमसे एंगल पूछा जाएगा तो एंगल को सॉल्व करने का मेरे भाई यही एक मेथड होता है, ठीक है, यही एक मेथड होता है, इसको लॉक कर दो। सॉल्यूशन करने का यही एक पैटर्न होता है जब भी तुमसे एंगल के बारे में वो पूछता है। इसी सीरीज में अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 वाला क्वेश्चन तो और भी आसान है। 9 वाले क्वेश्चन में तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, क्या नहीं सोचना। देखो भाई क्या बोला इन्होंने कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू द, A1 हमें दिया गया 4, B1 हमें दिया गया 5 एंड C1 हमें दिया गया 2 और A2 हमें दिया गया 5 एंड B2 हमें दे रखा है 2 एंड C2 हमें दिया गया 4। सिंपल है ना। तो अगर मैं यहां से ये लिखना चाहूं एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस के B1 B2 प्लस के C1 C2 डिवाइडेड बाई, ये रहेगा यहाँ से A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर और रहेगा C1 का स्क्वायर और ये रहेगा A2 का स्क्वायर, ये रहेगा B2 का स्क्वायर और ये रहेगा C2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो cos थीटा की वैल्यू क्या रहने वाली है यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 मल्टीप्लाई कर लो भाई A1 A2। अरे यहाँ वेक्टर गलत लगा दिया, वो कंपोनेंट है भाई, केवल केवल कंपोनेंट है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, ये वेक्टर नहीं होगा, कंपोनेंट है, ओनली कंपोनेंट। देखना A1 A2 5 4 जा 20 होता है, प्लस 5 2 जा 10 होता है एंड 4 2 जा 8 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ स्क्वायर रूट करो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस का कर दो 4 एंड सेकंड अंडर रूट में क्या रहेगा 25, ठीक है ना, प्लस का 4 करो एंड प्लस का 16 करो, दोनों ही सेम ही अंडर रूट है भाई। तो जो cos थीटा की जो वैल्यू होगी ऊपर, तो वो ये रहेगा, ऊपर कितना रहेगा 38, ऊपर तो 38 हो गया भाई एंड नीचे क्या बनेगा, तो 25 में 25 प्लस 16 करो तो क्या बनेगा भाई 41 45 बनेगा, अंडर रूट 45। क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर 45, ठीक है ना। एक बात ध्यान देना सभी, अब 6 और 5 11 और 1 14, सॉरी 11 और 4 15 कैरी 1, तो 1 यानी कि 3 और 1 4 हो गया और ये भी अंडर रूट 14 बनेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, cos थीटा बराबर 38/45 करो। कुछ खत्म हो रहा है देखो, अगर खत्म नहीं होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 38/45। तो ये इसका रहेगा फाइनल आंसर, एंगल बिटवीन दैम, ये इसका आंसर रहेगा। देखो सभी अच्छे से, ये इसका भाई आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं भाई आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। 10 वाला क्वेश्चन भी भाई आसान है। देख लो क्वेश्चन है क्या, कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन 3D स्पेस। सेम ही क्वेश्चन है, दोनों लाइंस के बीच का केवल हमें स्पेस बोला गया, ठीक है। स्पेस क्या रहेगा, मैं लाइन एक बार बता दे रहा हूँ। एक लाइन हमें दे रखी L1, L1 लाइन हमारे पास क्या है, L1 लाइन है हमारे पास x-4/5 इज इक्वल टू y प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू z/1 एंड L2 लाइन हमें क्या दे रखी है, x-1/5 इज इक्वल टू y-2/2 इज इक्वल टू z-3/1, ठीक है ना। तो A1 वेक्टर हमारे पास क्या होगा, A1 वेक्टर ये हो जाएगा 4i कैप माइनस के जे कैप और ये रहेगा 0 के कैप, ठीक है ना। और B1 वेक्टर क्या रहने वाला है 5i कैप प्लस के 2 जे कैप एंड प्लस के रहेगा यहाँ पर के कैप। और इसके हिसाब से देखो भाई A2 वेक्टर क्या रहने वाला है, A2 वेक्टर ये रहेगा i कैप प्लस के 2 जे कैप एंड प्लस के 3 के कैप एंड B2 वेक्टर क्या रहने वाला है यहाँ पर 5i कैप प्लस के 2 जे कैप एंड रहेगा यहाँ पर प्लस का के कैप, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज यहाँ पर है ए बी और मतलब A1 B1 A2 एंड B2, ये हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें दिया गया यहाँ पर। अब सभी पहले एक चीज ध्यान देना, जैसे मुझे इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है ना सभी ने, ये होता है कि B1 क्रॉस B2
और ये होता है A2 माइनस का A1 और डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये फॉर्मूला होता है, समझ गया ना सभी को, ये फॉर्मूला होता है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था, उम्मीद है कि चीजें वहां समझ में आ गई होंगी। तो मैंने तुम्हें A1 B1 A2 और B2 लिख के दे दिया है। अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दो, ठीक है। कमेंट में भाई मुझे इसका आंसर चाहिए। जब भी ये वीडियो बच्चे देखेंगे तो कमेंट में मुझे आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो। और कोई किसी भी टॉपिक में अगर तुम्हें डाउट है तो 9 तारीख से पहले हमें कमेंट करके बताओ, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।